हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो आज हम देखने वाले अपने नैपसैक का एक और टॉपिक दैट इज़ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा कि हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कैसे निकालते हैं कोड में, राइट। और सबसे पहले कॉम्बिनेशन और परमुटेशन होता क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को। तो एक बार हम देखेंगे कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन होता है क्या, उसको इन डेप्थ देखेंगे। और ये बिल्कुल आपका फाउंडेशन बनाने वाला है कि ताकि नैपसैक की प्रॉब्लम हम फटाफट सॉल्व कर पाएँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो ठीक है जी, मैं सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परमुटेशन। और दोनों में डिफरेंस देखते हैं अभी हम, राइट। कॉम्बिनेशन इज नथिंग, इट इज़ जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, राइट। लेकिन अब इससे पहले एक और चीज़, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दैट इज़ एनसीआर। जब आप एनसीआर कैलकुलेट करते हो, ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है सिलेक्शन ऑफ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट आइटम्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट आइटम्स, राइट। देखिए देखिए सुनिए, सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट आइटम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर डिस्टिंक्ट आइटम्स, डिस्टिंक्ट आइटम्स आउट ऑफ, आउट ऑफ टोटल आइटम्स कितने? एन आइटम्स। एन आइटम में से आर डिस्टिंक्ट आइटम चूज करने का आपको तरीका बताता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3C2। वट डू यू मीन बाय 3C2? 3C2 आपको क्या देगा? आपके पास तीन आइटम है, लेट्स अज्यूम तीन आइटम है, मान लीजिए ए बी सी। और मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी में से दो आइटम सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो दैट इज 3C2। और 3C2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, दैट इज, आपको पता है, जस्ट 3। तो अब देख लीजिए, अब ए बी सी में से दो आइटम चूज करने के कितने तरीके हुए? वो तीन है क्या? देखिए, जैसे देखिए, ए बी, बी सी और सी ए, बस। इसके अलावा और कोई तरीके से दो आइटम आप चूज कर सकते हो? नहीं। एनसीआर आपको क्या देता है? जब भी आप एनसीआर कैलकुलेट करते हो आपको क्या देता है? सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स, राइट। ये आपको याद रखना है। तो अब आगे देखते हैं एक और चीज। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आपके पास मान लीजिए थ्री आइटम्स हैं, थ्री आइटम्स हैं, दैट इज ए बी सी, और तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज। अभी मैं इसको, इस पे और चर्चा करूंगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा। दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, कि आप इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं। दैट इज 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? दैट इज 6। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ लगे हाथ, कि आप भूल ना गए हो, कि एनसीआर क्या होता है आपका? एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। और कोड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको मैंने बताया है, तो आप ज़रूर जाके देखें। तो अरेंज करने का मतलब क्या है? देखिए अरेंजमेंट, ये 3 फैक्टोरियल क्या आया? अरेंजमेंट दैट इज दिस, कि अरेंज तरीके कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट पॉसिबल, दैट इज देखिए ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए। देखिए देखिए देखिए, तीनों डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं। फिर आप एक और बात, एक और हो सकता है सी ए बी और सी बी ए। इसके अलावा आप कुछ और अरेंजमेंट्स बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये हो गया 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल। अगर मान लीजिए तीन डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं तो 6 यूनिक अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। अब मान लीजिए वहीं पे लेट्स अज्यूम, इस पे अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे,
मान लीजिए दो आइटम्स आइडेंटिकल है, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कि कितने आइटम है, देखिए कि एक आइटम है, ये एक आइटम है जो रिपीट हो रहा है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है? दैट इज 2 बार। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दीजिए। तो आपके पास देखिए, इसको अरेंज करने के पता है कितने तरीके होंगे, कितने इसके अरेंजमेंट्स बनेंगे? दैट इज ओनली 3। इन चारों के सिर्फ 3 यूनिक अरेंजमेंट बनेंगे, वो आप बना के देख लीजिएगा। ठीक है, इसको अभी हम चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बस ये, अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि व्हाट एनसीआर गिव्स। एनसीआर आपको क्या देता है? सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट आइटम्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट आइटम्स, राइट। और जैसे और फैक्टोरियल, दैट इज मान लीजिए आर आइटम्स आपके पास, तो आपको आर फैक्टोरियल क्या देता है? आपको आर फैक्टोरियल देता है अरेंजमेंट्स ऑफ आर आइटम्स, अरेंजमेंट्स ऑफ आर आइटम्स। ठीक है, कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो कॉम्बिनेशन देखिए, व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन इज नथिंग जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। वहीं पर अगर मैं परमुटेशन की बात करूं, तो परमुटेशन इज नथिंग जस्ट अ सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। सिर्फ अरेंजमेंट्स नहीं है परमुटेशन। देखिए, ये गलत फहमी होती है लोगों को कि सिर्फ अरेंजमेंट नहीं है परमुटेशन, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट दोनों का मिक्सचर है परमुटेशन, राइट। सेकंड, एक और पॉइंट का ध्यान रखना यहाँ पे आपको, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अभी हम इस पे चर्चा करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ऑर्डर डज नॉट मैटर हेयर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, बट हेयर ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, अभी के लिए जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन क्या है। अब मान लीजिए आपके पास, अब मान लीजिए आपके पास तीन डिस्टिंक्ट आइटम्स है, 3 डिस्टिंक्ट आइटम्स है। लेट्स अज्यूम ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं, टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास कितने पॉसिबल हैं। तो कितने पॉसिबल होंगे? देखिए, आपके पास 3 आइटम्स थे, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। आप बोलेंगे कि भाई 3 आइटम्स में इसमें ना मैं एक भी आइटम चूज ना करूं। आप बोलोगे 3 आइटम से मैं एक भी आइटम चूज ना करूं, तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, राइट। फिर आप बोल सकते हो, अभी मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, राइट, सिंपली कॉम्बिनेशन की बात। ठीक है, देखिए, आप बोल सकते हो कि 3 में से मैं एक आइटम सिलेक्ट कर लूं, 3 में से एक आइटम सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है जी, हाँ, वो भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। क्यों? अब आप सिलेक्ट कैसे करोगे? 3 में से जी कितने आइटम सिलेक्ट करने हैं और कब तक सिलेक्ट करने हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि ये जो आप जितने नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं उतने उस पे डिपेंड करेगा। देखिए, आप 3 आइटम्स दिए हुए हैं, आप 3 में से 0 आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, 3 में से 1 आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, 3 में से 2 आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, 3 में से आप 3 आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। आप क्या 3 में से 4 आइटम सिलेक्ट कर सकते हो? आपके पास 3 आइटम है और आप बोल रहे हो कि 3 में से 4 आइटम सिलेक्ट करने हैं। नहीं। और और सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ एनसीआर। और हमें पता है एनसीआर, देखिए, एनसीआर जो है ना, इसमें एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर होना चाहिए। एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर। ठीक है? या आप बोल सकते हो एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, बस। ठीक। अगर कभी अगर कभी एन लेस देन आर हो गया तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये गलत है एनसीआर के केस में। ठीक है? तो अभी बात हो रही है सिर्फ कॉम्बिनेशन की। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन? मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अभी आपके पास 3 डिस्टिंक्ट आइटम है, दैट इज़ ए, बी, सी। हाँ, अब मैंने सिर्फ आपको बताया कि कॉम्बिनेशन इज़ नथिंग जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब मैं पूछूँ आपसे कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है? देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल कॉम्बिनेशन यही पॉसिबल है। अब मैं आपसे पूछूँ कि टोटल कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल है? तो आप बोलोगे यार टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है तो एक काम करता हूँ कि पहला पहला तरीका कि मैं एक भी आइटम चूज़ ना करूँ। अगर मैं तीनों में से एक भी आइटम चूज़ नहीं करता तो ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन हुआ, दैट इज़ ब्लैंक, राइट। ठीक है जी। अब देखिए आप यहाँ पे, फिर आपने बोला कि 3 में से मैं एक आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 में से एक आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 में से अगर आपको एक आइटम सिलेक्ट करना है, तो उसके कितने तरीके? दैट इज़ 3C1। 3C1 को कैलकुलेट करोगे आप 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे दैट इज़ 3। ठीक है?
तो अब देखिए 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? देखिए 3 में से एक आइटम सिलेक्ट करने का कि आपने बस सिर्फ ए सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ आपने बी सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ आपने सी सिलेक्ट कर लिया। क्या एक आइटम सिलेक्ट करने का इससे और कोई पॉसिबल वे हो सकता है क्या? इसके अलावा और कोई पॉसिबल वे हो सकता है एक आइटम सिलेक्ट करने का? बताइए आप। नहीं पॉसिबल है। ठीक है जी। अब आते हैं हम यहाँ पे 3C2 आपने 2-2 आइटम 2-2 आइटम सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू और ये 1 फैक्टोरियल अगेन। ठीक है जी। तो ये भी होता है 3। तो अब आपने बोला कि 2-2 आइटम चूज़ करने हैं। तो आपने 2 आइटम चूज़ किए क्या? ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी। इसके अलावा और कोई तरीका है 2 आइटम चूज़ करने का? इसके अलावा और कोई तरीका है 2 आइटम चूज़ करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। और इसको देखिए यहाँ पे ये होता है 1। इसको आप सॉल्व करेंगे 3C3 को 1। तीनों में से 3 आइटम आपने चूज़ कर लिए एबीसी। तीनों आइटम चूज़ कर लिए दैट इज़ एबीसी। एक ही तरीका हुआ ना। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। टोटल कॉम्बिनेशन आपके कितने बने? 8। अगर आपको याद हो, मान लीजिए एन आइटम्स है, एन डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं और मैं आपसे बोलूँ कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं? तो आप बोलोगे और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं सवाल किया, बस मैंने आपको बस ये बोल दिया कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है। तो आप बोलोगे NC 0, एन में से एक आइटम सिलेक्ट कर लो, एन में से 0 आइटम सिलेक्ट कर लो, एन में से एक आइटम सिलेक्ट करने का इतना तरीका, एन में से 2 आइटम सिलेक्ट करने का इतना तरीका, टिल NCN। और अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है तो इस सम की वैल्यू होती है दैट इज़ 2 की पावर n। तो अब देखिए 3 आइटम्स थे, जब हमारे पास 3 आइटम्स थे तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या 2 की पावर 3 पॉसिबल हुए क्या? देखिए 2 की पावर 3 पॉसिबल हुए क्या? दैट इज़ 8। 8 कॉम्बिनेशन बने। ठीक है जी, बिल्कुल बने। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कॉम्बिनेशन ए बी सी के क्या क्या बने। देखिए देखिए एक बार यहाँ पे देखते हैं। ए बी सी अगर आपके 3 डिस्टिंक्ट आइटम्स थे तो आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बने? 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, राइट। और ये क्या था? ब्लैंक। यहाँ पे क्या क्या बना था? ए बी सी। यहाँ पे बना आपके पास ए बी, बी सी, सी ए। और यहाँ पे बना ए बी सी। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है 2 की पावर n। जब मैंने आपको बोला था सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, जब मैंने आपको बोला सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, तो अगर आप देखें अगर यहाँ पे तो सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग ही तो बन रही है सारे सबसीक्वेंस। मतलब ए बी सी मान लीजिए अगर एक स्ट्रिंग होती, आइटम्स की वजह अगर आप सोचिए ए बी सी एक स्ट्रिंग होती तो आप क्या करते? देखिए सबसीक्वेंस, देखिए सबसीक्वेंस क्या बनते? देखिए ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, जिसको हम ऐसे भी प्रिंट करा देते सकते थे ब्लैंक दैट इज ब्लैंक। फिर आपको बनता ब्लैंक ब्लैंक सी, फिर आपको बनता ब्लैंक बी, ब्लैंक ब्लैंक बी सी। ठीक है जी, ब्लैंक। देखिए यहाँ पे मैं अलग पेन से कर देता हूँ, ब्लैंक बी सी। फिर आपका बनता ए ब्लैंक ब्लैंक, ए ब्लैंक सी, ए बी ब्लैंक, ए बी सी। अब देखिए ब्लैंक को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये ब्लैंक ब्लैंक ही हो गया। ये सी ब्लैंक ब्लैंक सी, सी की तरह ही ट्रीट होगा। ये ब्लैंक ब्लैंक बी इसकी तरह ही ट्रीट होगा। बी सी, ए सी, राइट। और ये हो गया ए बी, और ये हो गया ए बी सी। तो देखिएगा जरा ये सेम सेम से नहीं बन गए? ब्लैंक ब्लैंक, सी बी ए, सी बी ए बी, ए सी, बी सी ए बी, ए सी बी सी। देखिए बस अभी मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है, ए बी बी सी सी ए, और यहाँ पे ए बी सी। इट मीन्स कभी भी अगर आपको बोला जाए, कभी अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कभी आपको बोला जाए टोटल कॉम्बिनेशन निकालने को, तो जो कोड लिखने का तरीका था हमारा सबसीक्वेंस में, वही तरीका सबसीक्वेंस, आप सबसीक्वेंस का कोड लिख देंगे तो कॉम्बिनेशन का कोड बन जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूँ, ए बी बी सी, और मैं इसको ए सी लिख देता हूँ, ए बी बी सी ए सी लिख देता हूँ। अभी बस मैं आपको बस एक चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ, क्या वो ये चीज़ है कि देखिए ये आपके बनते थे सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। अगर मैं आपको आइटम्स दे दूँ, एन आइटम्स दे दूँ, आप उसको ट्रीट कर लीजिए एज अ स्ट्रिंग की तरह, और फिर आप उसको पता है क्या बोलिए, क्या बोलिए? आप अगर सुनिए यहाँ पे ध्यान से, आप अगर सब सीक्वेंस का कोड लिख देंगे तो आपके कॉम्बिनेशंस जनरेट हो रहे हैं, राइट? यस और नो? बिल्कुल, बिल्कुल आपके कॉम्बिनेशन ही जनरेट होंगे।
तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में बात हो कि कॉम्बिनेशंस बनाइए, तो इट मीन्स आप कोड लिख दीजिए कौन सा वाला? कोड लिख दीजिए कौन से वाला? सबसीक्वेंस का जो तरीका है, दैट इज़ सबसीक्वेंस निकालने का क्या तरीका है? दैट इज़ स्किप। आप इसको टेक और नॉट टेक बोलिए या इंक्लूड एक्सक्लूड बोलिए, कुछ भी बोलिए, स्किप और नॉट स्किप, कि एक बार आइटम के पास चॉइस होती है कि वो आए आंसर में, एक बार ना आए। ये तरीका होता है निकालने का सबसीक्वेंस, दैट इज स्किप। एक बार एक आइटम को मैं स्किप करूंगा और नॉट स्किप, तो उससे जनरेट हो जाएगा क्या? कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, ये बात आपको समझ में। मैं अभी आपको कॉम्बिनेशन का कोड लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसीक्वेंस कैसे निकालते हैं, राइट? तो मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि बस लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी आपको कॉम्बिनेशन बोला जाए निकालने को, तो जिस तरीके से आप सबसीक्वेंस निकालते थे स्ट्रिंग का, वही कोड लिख दीजिए, दैट इज टेक और नॉट टेक। वो आपका क्या जनरेट करेगा? दैट इज कॉम्बिनेशंस, राइट? अब बात आती है, भैया क्या सबसीक्वेंस और कॉम्बिनेशन एक ही बात है क्या? एक ही बात है क्या? नहीं। मैं आपको बस आपको एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कॉम्बिनेशन और सबसीक्वेंस एक चीज़ नहीं है। बस क्या हुआ कि कोड सिमिलैरिटी हुई, कोड, कि अगर आप कोड निकाल देंगे, सॉरी कोड लिख देंगे सबसीक्वेंस जैसा, तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। बट कॉम्बिनेशन और सबसीक्वेंस दोनों डिफरेंट चीज़ है। कैसे? देखिए, मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन इज़ व्हाट? कॉम्बिनेशन इज़ व्हाट? जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो अब आप देखिए, जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स है। मैं आपको दे दूँ एबीसी, अगर मैंने दे दिया आपको एबीसी, तो आप एसी सिलेक्ट करिए। आपको अगर मैं बोलूँ 3 में से 2 आइटम सिलेक्ट करने, कितने तरीके? दैट इज़ 3C2, एसी, बीसी, एबी। हाँ, तो अगर क्या तो आप बोलो भैया क्या मैं बीए क्या बीए सबसीक्वेंस होता था क्या? मैंने आपको बताया था नहीं, बीए कभी सबसीक्वेंस नहीं होगा। हमेशा सबसीक्वेंस कैसे जनरेट होता है? जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग दी होती है, हाँ, उसी ऑर्डर में सबसीक्वेंस जनरेट होगा। और बेशक बीच में आप कोई सा भी कैरेक्टर स्किप कर दीजिए, चाहे आप उसको टेक कर लीजिए, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है, स्किप करिए चाहे टेक करिए, ठीक है? हुँ, बट लेकिन सबसीक्वेंस कैसा होता है? एक ऑर्डर में होता है, दैट इज़ एबीसी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सीए आपका सबसीक्वेंस बन गया 2 लेंथ का, ना, ना। बीए आपका सबसीक्वेंस बन गया, नहीं। बट बीए एक वैलिड कॉम्बिनेशन है ज़रूर। चाहे आप सीबी लिखिए, चाहे आप सीए लिखिए, ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। बोल सकते हो आप इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। इसको आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। बट आप इसको काउंट क्या कितना करोगे? चाहे आप ए बी लिख लीजिए, चाहे बी ए लिख लीजिए। बात तो एक ही है ना, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। 2 आइटम सिलेक्ट करने हैं। आपने ए बी सिलेक्ट कर लिया, फिर आप बोलते हो नहीं भाई मैं बी ए सिलेक्ट करता हूँ। फिर आप बोलते हो बी ए सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन बात तो एक ही है ना। ए बी सिलेक्ट करो, 2 आइटम सिलेक्ट करना है। अब मान लीजिए 3 बच्चे हैं, राम, श्याम, घनश्याम। तो मैंने उसमें से बोला कि 2 बच्चे सिलेक्ट करो। आपने करे राम, श्याम सिलेक्ट। किसी और बच्चे ने करा श्याम और राम सिलेक्ट। क्या दोनों में डिफरेंस है क्या? नहीं, दोनों एक ही तरीका है। काउंट एक ही होगा, कॉम्बिनेशन में काउंट एक ही होगा। लेकिन आप बी ए और सी बी लिख सकते हो, वो उसमें कोई गलत नहीं है। सिलेक्शन आप चाहे श्याम राम सिलेक्ट करो, चाहे आप राम और श्याम सिलेक्ट करो, एक ही बात है। लेकिन कॉम्बिनेशन में आप बोल सकते हो श्याम राम, लेकिन सब सीक्वेंस में, अगर सब सीक्वेंस में आप नहीं बोल पाते श्याम राम, अगर राम श्याम घनश्याम है, तो आप राम श्याम ही सिलेक्ट करोगे, दैट इज सब सीक्वेंस। लेकिन श्याम राम आप नहीं श्याम राम आप एक वैलिड कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन काउंट एक ही बार होगा, काउंट एक ही बार होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड सबसीक्वेंस। बट कोड सेम ही है, बट आपका कोड सेम ही है, राइट? ठीक है जी, मे भी अब आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम कूदते हैं परमुटेशन पे। परमुटेशन थोड़ा सा वो है। अच्छा, सबसे पहले एक और बात करते हैं। यही बात थी जो मैंने ऊपर लिखा था ना, ऑर्डर डज नॉट मैटर। आप चाहे ए बी लिखिए, चाहे बी ए लिखिए, काउंट एक ही बार होगा, काउंट एक ही होगा कॉम्बिनेशन में। तो दैट इज ऑर्डर डज नॉट मैटर। आप जैसे मर्जी लिखिए, अगर ए बी है और चाहे बी ए लिखिए तो एक ही काउंट होगा। चाहे आप ए बी सी को सी बी ए लिखिए, काउंट एक ही होगा कॉम्बिनेशन में। ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो एक नया कॉम्बिनेशन पैदा नहीं होता, ये याद रखिएगा। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आप एक नया कॉम्बिनेशन पैदा नहीं होता, उसको काउंट एक ही करेंगे। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा था दैट इज ऑर्डर डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन, राइट? अब बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन में मैं 2 तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं कि पहला पहला सिर्फ आपको आइटम्स दिए गए हैं, सिर्फ आपको आइटम्स दिए गए हैं। दूसरा, आपको आइटम्स एंड बॉक्सेस दिए गए हैं।
ठीक है, परमुटेशन में आइटम्स एंड बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, पहला तरीका देखिए, सिर्फ आपको आइटम्स दिए गए हैं। अब देखिए मैं आपको 3 डिस्टिंक्ट आइटम्स दे दूं, दैट इज ए, बी और सी। 3 डिस्टिंक्ट आइटम्स दे दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कितने परमुटेशन इसके पॉसिबल है, कितने परमुटेशन इसको पॉसिबल है। तो मैंने आपको क्या बोला, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन। इकलौता अरेंजमेंट इज नॉट नोन एज परमुटेशन। ये याद रखिएगा, ये बेसिक मैथ्स है जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट इज नॉट नोन एज आपका क्या, परमुटेशन। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बोला कि देखिए सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। हाँ, अब ऐसा मैंने क्यों बोला अभी देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे, जनरली लोग क्या बताते हैं कि अगर आपको एबीसी का परमुटेशन बनाना है तो कितने तरीके हैं, दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 6। हाँ, ये भी करेक्ट है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ए बी सी, अब आप ए को फिक्स करिए और सी बी को अरेंज कर दीजिए, राइट। ठीक है जी। अब एक बार बी को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करिए और ए सी लिखिए और फिर बी को फिर से फिक्स करिए और सी ए को अरेंज कर दीजिए। ठीक है जी। और फिर आप सी ए बी, सी बी ए, ये आपके देखिए 6 परमुटेशन बने किसके, ए बी सी के, ए बी सी के 6 परमुटेशन बने। पर भैया आपने तो कहा था कि ये तो परमुटेशन सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट होता है। तो एग्जैक्टली परमुटेशन इज नोन एज सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। वाई, देखिए मैंने जो भी ये जो 6 परमुटेशन बनाए हैं ना जी, ये 3 लेंथ के हैं, सारे 3 लेंथ के, सारे 3 लेंथ के परमुटेशन है ये, राइट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अभी जो भी मैंने परमुटेशन बनाए वो मैंने 3 लेंथ के बनाए, 3 लेंथ के। लेकिन क्या 2 लेंथ का परमुटेशन पॉसिबल नहीं है। मैंने तो आपसे, अगर मैंने बस ये बोल दिया कि आप टोटल परमुटेशन बताइए, तो आप टोटल परमुटेशन लाइक सेम एज कॉम्बिनेशन, सेम एज कॉम्बिनेशन। अगर मैं टोटल परमुटेशन की बात करूँ, अभी सिर्फ आइटम्स दिए गए हैं, 3 आइटम्स दिए गए हैं और मैं आपसे बात करता हूँ टोटल परमुटेशंस की। मैंने बोला सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट, तो ठीक है, टोटल परमुटेशन इसमें अगर बात करें 3 आइटम दिए गए हैं। आप 3 में से एक भी आइटम चूज मत करो, एक भी आइटम चूज मत करो। हाँ, ठीक है, और उसको आप अरेंज, अगर आप एक भी आइटम अरेंज चूज नहीं करते और आप उसको अरेंज कितने वेज में कर सकते हो, मैंने क्या बताया था, अरेंजमेंट के लिए क्या यूज होता है, दैट इज फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल का मतलब क्या, आर आइटम्स को अरेंज करने का तरीका, आर डिस्टिंक्ट आइटम्स को अरेंज करने का तरीका, दैट इज, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं किस पे, डिस्टिंक्ट आइटम्स पे, डिस्टिंक्ट आइटम्स। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने देखिए एक कॉपी हुआ था आइटम्स का, जैसे मैंने 2 आइटम्स को वो ले लिया था, सेम ए बी सी ले लिया था, तो अरेंजमेंट आपका आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो गया था, राइट। उसका रीजन हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि 3 आइटम्स आपको दिए गए हैं, आपको 3 आइटम्स दिए गए हैं और मैं आपसे पूछूं कि टोटल परमुटेशंस कितने हैं, तो आप बोलोगे क्या, 3 में से एक भी आइटम चूज मत करो, उसको अरेंज कर दो, दैट इज 3C0 प्लस 0 फैक्टोरियल। आप 3 में से एक आइटम सिलेक्ट कर लो और उसको एक फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दो। आप 3 में से 2 आइटम सिलेक्ट कर लो। 3 में से 2 आइटम सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, दैट इज 3। अभी हमने देखा ऊपर, दैट इज 3C2 हमें क्या दे रहा है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो सिलेक्शन है वही तो कॉम्बिनेशन है। तो 3C2, 3 में से 2 आइटम सिलेक्ट करने के, लेकिन उसको आपस में मैं अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज 2 फैक्टोरियल। अब मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ 3C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। हाँ, अब देखिए 3 में से अगर आप 0 आइटम सिलेक्ट करते हो और 0 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दो, 3 में से 0 आइटम सिलेक्ट करने का कितना तरीका, दैट इज ब्लैंक, सिंपल ब्लैंक, कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी। अभी आगे देखते रहो आप। अब मैंने 3 में से एक आइटम सिलेक्ट करा, 3 में से एक आइटम सिलेक्ट करने के कितने तरीके, दैट इज 3C1 को जब आप सॉल्व करोगे दैट इज 3, और इसको 1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दो, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, दैट इज 3। अब देखिए 3 में से आपने एक आइटम सिलेक्ट किया, दैट इज ए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। तो ए आपने सिलेक्ट किया, हाँ, और इसको अरेंज कर दोगे, अरेंज भी कर दोगे आप इसको एक फैक्टोरियल वेज में तो सिर्फ ए ही रहेगा, इधर बी ही रहेगा, सी ही रहेगा। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी आपको एक दिखाता हूँ चीज़, अभी अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आगे समझ में आएगा। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपने सिलेक्ट किया, ये एक वैलिड परमुटेशन है, ए बी सी इज नोन एज वैलिड परमुटेशन, ब्लैंक इज ऑल्सो वैलिड परमुटेशन। अभी मैं टोटल परमुटेशन की बात कर रहा हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, ए बी सी है, आपको दिया ए बी सी और आपको बोल दिया कि 3 फैक्टोर कितने परमुटेशन पॉसिबल है, 3 फैक्टोरियल, दैट इज
ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। हाँ, 6 परमुटेशन पॉसिबल है क्या? ठीक है, लेकिन लेकिन मैं टोटल परमुटेशन की बात करूँ तो आपने 2 लेंथ तो कंसीडर ही नहीं किया। 2 लेंथ का चाहे 2 आइटम सिलेक्ट करने का कंसीडर ही नहीं किया, चाहे आपने 3 1 आइटम सिलेक्ट करने का भी कंसीडर नहीं किया। हाँ, तो टोटल परमुटेशंस आपके ये बनते हैं, दैट इज़ परमुटेशन इज़ नोन एज़ सिलेक्शन एज़ वेल एज़ अरेंजमेंट, राइट? तो 3C2 3 में से 2 आइटम सिलेक्ट करने के कितने तरीके देखिए, AB, BA, AB, ठीक है जी, BC और AC। फिर पता है ये 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज क्या कर रहा हूँ मैं? ये देखिए, AB है ना, तो इसको अरेंज कर दीजिए BA। ये दोनों अलग-अलग काउंट होंगे। ऑर्डर मैटर्स। अगर आप AB को BA करके भी लिख देते हो ना परम्यूटेशन में, AB को अगर आप BA करके भी लिख देते हो परम्यूटेशन में, तो ये 2 अलग-अलग काउंट होंगे। ठीक है जी? तो इसलिए अरेंजमेंट अगर आपने हल्का-सा भी चेंज कर दिया, अरेंजमेंट आपका क्रिएट करता है परम्यूटेशन मेनली, अरेंजमेंट आपका परम्यूटेशन क्रिएट करता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखिए टोटल परम्यूटेशन निकालते हुए सिलेक्शन एज़ वेल एज़ अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है? तो AB आप इसको कर दीजिए BA। यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स क्या, जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया, तो आपका एक न्यू परम्यूटेशन क्रिएट हो गया। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता था। BC आप कर दीजिए CB, CA। तो ये देखिए 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए। 3C2 3 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 3 इंटू 2 दैट इज 6। क्या 6 परमुटेशन बने क्या? देखिए ये देखिए 6 परमुटेशन बने क्या? इधर 3 परमुटेशन, इधर 6 परमुटेशन, इधर एक 1 परमुटेशन जो कि ब्लैंक लेंथ का है। ठीक है जी। हाँ, अब 3C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? आपको पता है 6। 3C3 क्या होता है? 1। ठीक है, 1 इंटू 6 6 परमुटेशन इधर बनने चाहिए। तो बात क्या है, पहले 3 में से 3 आइटम सिलेक्ट करने के कितने तरीके? दैट इज ABC। फिर उसको आपस में अरेंज करो, 3 फैक्टोरियल वेज को आपस में अरेंज करो। कितने वेज में ABC को अरेंज कर सकते हो? जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, दैट इज ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। तो जो मैंने ऊपर लिखा था ना आपके लिए कि ऑर्डर मैटर्स, अगर आप परमुटेशन में जैसे ही ऑर्डर चेंज कर देते तो एक वैलिड परमुटेशन बनता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक ही काउंट होगा। ABC और ACB एक ही काउंट होगा, लेकिन ABC और ACB एक वैलिड परमुटेशन है। ये दो अलग अलग काउंट होंगे। ठीक है? तो अब मान लीजिए अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट आइटम्स दिए गए और मैं आपसे पूछूं टोटल परमुटेशन बनाइए, तो टोटल परमुटेशन क्या? NC0 इंटू 0 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर दीजिए। आप आप क्या करिए, अभी देखिए मैं बताता हूँ। NC1 NC1 इंटू 1 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर दीजिए। आप n आइटम में से एक आइटम चूज करिए और उसको एक फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दीजिए। कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? n में से 2 आइटम सिलेक्ट करिए और उसको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दीजिए। येस और नो, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करते हो, एक वैलिड परमुटेशन बनता है। ठीक है? तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 में से 2 आइटम चूज़ किए, तो AB और उसको जैसे ही मैंने चेंज किया दैट इज़ BA। तो ये एक वैलिड परमुटेशन हो गया। सिमिलरली ऐसे टिल मैं कब तक कर सकता हूँ? NCN इंटू n फैक्टोरियल। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आप NPR का फॉर्मूला पढ़ते थे, दैट इज़ n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट? तो ये कहाँ से आया? ये यहीं से आया है। NPR इज़ नथिंग। आप NPR का मतलब क्या है? n में से r आइटम सिलेक्ट करिए और उसको r फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दीजिए। हाँ, अब मैं ये आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि r आइटम्स दिए गए हैं, तो कितने परमुटेशन बनेंगे? तो n में से पहले r आइटम सिलेक्ट करिए। हाँ, अब वो सिलेक्ट कैसे करोगे? दैट इज़ NCR। फिर उसको r फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दीजिए। ये वाला केस मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आइटम्स एंड बॉक्सेस दिए गए हैं आपके पास। तो ठीक है, तो ये देखिए n फैक्टोरियल, NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल और ये इंटू r फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल कट जाता था। तो यहीं से आता था NPR n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरीके से आता था, जो कि हम रटते रहते थे 11th-12th में कि परमुटेशन बोला है तो NPR कैलकुलेट करना है, परमुटेशन बोला है NPR कैलकुलेट। लेकिन नथिंग, ये परमुटेशन कुछ नहीं है। परमुटेशन क्या है? सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। आप सिलेक्ट करिए और उसको अरेंज करिए, बस सिंपल। n में से r आइटम सिलेक्ट करिए और इंटू r फैक्टोरियल, राइट? तो यही चीज होती है। NPR इज नथिंग बट NCR इंटू r फैक्टोरियल। जैसे NC0 और उसका ऊपर फॉर्मूला बना था, तो इसका फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से होता भी नहीं है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? NP0, NP1, NP2। ये क्या हो गया? ये टोटल परमुटेशन बन सकते हैं n लेंथ के। ये टोटल परमुटेशन है।
लेकिन जनरली क्या बोलते हैं, जनरली देखिए क्या बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आपको दी रहती है। हाँ, एबीसी, एबीसी एक स्ट्रिंग दी है एबीसी। अब इसके टोटल परमुटेशन बताइए, तो लोग क्या करते हैं, ये टोटल परमुटेशन 6 बता देते हैं। एक्चुअल में टोटल परमुटेशन ये सब बनेंगे एबीसी, ठीक है, ए बी बी सी ए सी, बी ए सी बी सी ए बी सी दिस, ये 6, ठीक है। एक्चुअल में ये परमुटेशंस बनेंगे, राइट। अगर सिर्फ आइटम दें, ये टोटल परमुटेशन है। और ये वाले जो परमुटेशन है जो आप ये प्रिंट करते हो, ये पता है, ये है 3 फैक्टोरियल। जब आप तीनों आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हो और तीनों आइटम को आप अरेंज कर दे रहे हो, दैट इज 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये वाले वो कौन से परमुटेशन जो लोग बताते हैं, ये लोग जनरली ये जो वाले कौन से परमुटेशन होते हैं पता है, कि जब मुझे सारे आइटम सिलेक्ट करने हैं, मतलब एबीसी के परमुटेशन बताने हैं, तो एबीसी सारे सिलेक्ट करने हैं। लेकिन एक्चुअल में परमुटेशन आपको समझ में आ गया, अब डेफिनेशन क्या होती है परमुटेशन की, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। 2 लेंथ का परमुटेशन भी पॉसिबल है, 3 लेंथ का भी पॉसिबल है, और 3 आइटम दिए हैं तो 4 लेंथ का पॉसिबल नहीं है, आपको पता है क्यों, 3 में से आप 4 सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दोगे, नहीं कर सकते, 3 आइटम ही गिवन है। तो आपको ये समझ में आ गया टोटल परमुटेशन। तो अब कोड में कैसे निकालेंगे, व्हाट इज परमुटेशन, तो आपको समझ में आ गया। अब कोड में कैसे निकालेंगे, देखिए, आपको आपको एक स्ट्रिंग दी रहेगी एबीसी, और यहाँ पे ले लेते हैं एक आंसर, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा, कहीं अगर मेरे फ्रेम में नहीं ढका हो, मेरे जो कैमरा आ रहा है, जो मेरा फेस आ रहा है, उसमें शायद नहीं ढका होगा, ये मैंने बता दिया होगा। तो ये होता है एन सी ज़ीरो इंटू ज़ीरो फैक्टोरियल को मैं एन पी ज़ीरो लिख सकता हूँ, एन सी वन इंटू वन फैक्टोरियल को एन पी वन, इसको एन पी टू, क्यों वो आया यहाँ से, ये मैंने आपको बताया, ठीक है जी। तो टोटल परमुटेशन ही हो गए। अब आपको ए बी सी के परमुटेशन निकालने हैं। तो अब आपने अगर नोटिस किया, अभी मैं आपको बस पता है कौन से परमुटेशन, सिर्फ 3 लेंथ वाले परमुटेशन निकाल के दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये वाले परमुटेशन निकाल के दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये वाले परमुटेशन। हाँ, और फिर हल्का सा चेंज करेंगे और फिर हमारा टोटल परमुटेशन भी बन जाएगा, राइट। तो अभी सिर्फ आप इस पे फोकस करिए। अभी मैं एक चीज़ आपको बस ये बोलना चाहता हूँ, इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक तो स्वैपिंग टेक्निक से निकालना। स्वैपिंग टेक्निक हम देखेंगे सीधा बैक ट्रैकिंग वगैरह जब हम करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल नॉर्मल परमुटेशन निकालने का क्या तरीका रहेगा ये देखिए। अब आप यहाँ पे फोकस करिए, एबीसी के कितने परमुटेशन बने थे, एबीसी के देखिए, एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए, ये वैलिड परमुटेशन थे एबीसी के 3 लेंथ के। अब आप यहाँ पे एक फोकस करिए, फर्स्ट प्लेस पे ए भी आ सकता है मेरा, बी भी आ सकता है मेरा, सी भी आ सकता है। जब मेरा फर्स्ट प्लेस पे ए आ जाता है, लेट्स अज्यूम फर्स्ट प्लेस पे मेरा ए आ गया आंसर में, तो अगली प्लेस पे जो बचे हुए एलिमेंट है दैट इज बी और सी, जो अगली प्लेस पे बचे हुए एलिमेंट है वो आते हैं, राइट। फिर वो आपस में अरेंज हो जाते हैं, सी बी, यस और नो, यही तो कर रहा, देखिए ना, देखिए फर्स्ट प्लेस के लिए मेरा आंसर क्या क्या, फर्स्ट लेवल पे मेरा आंसर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। अगर मैंने ए को एज अ आंसर लिया तो बी सी आपस में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए अगर मैंने बी को फर्स्ट लेवल पे लिया, कि अगर फर्स्ट लेवल पे यानी फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे मान लीजिए, ये वाला फर्स्ट इंडेक्स आप कुछ भी बोलिए, फर्स्ट बॉक्स पे अगर बी आता है सबसे पहले, तो फिर बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं, ए और सी, फिर वो आपस में अरेंज हो जाते हैं, राइट, ए और सी ए। अगर मेरा फर्स्ट पे सी आया तो ए बी और बी ए आ जाते हैं। तो अभी देखिए यही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, कि देखिए अभी मैं लेवल वन वाला सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए लेवल वन पे देखिए लेवल वन पे पहले लेवल पे मेरा फर्स्ट, देखिए आप इसको ऐसे मान सकते हैं 3 डैश हैं, तो पहले डैश के लिए ए भी मेरा आंसर बन सकता है, बी भी मेरा आंसर बन सकता है, और सी भी मेरा आंसर बन सकता है, यस और नो। अगर मेरा फर्स्ट डैश के लिए ए आंसर बना, तो देखिए यहाँ पे ए आंसर बन गया, मैंने आंसर ये ब्लैंक आंसर इनिशियली भेजा है, ये आंसर है, और ये स्ट्रिंग जिसका परमुटेशन मुझे निकालना है। अगर मेरा ए आंसर बन गया तो बची हुई स्ट्रिंग कौन सी है, दैट इज बी और सी, बस बी और सी। क्यों, अब बी और सी को ही मैन्युपुलेट होना है, यस और नो। अब देखिए ना, अब यहाँ पे और यहाँ पे बी और सी ही आपस में वो डिसाइड करेंगे कि मैं पहले आऊँ क्या मैं बाद में आऊँ। अभी ए आ चुका है। सिमिलरली अगर बी मेरा फर्स्ट प्लेस के लिए बन गया, तो अब बची हुई स्ट्रिंग कौन सी है, दैट इज ए सी, यस और नो। अगर मेरा सी आंसर बन गया, अगर मेरा, तो अब बची हुई स्ट्रिंग कौन सी है, सी अगर मेरा आंसर बन गया तो अब बची हुई स्ट्रिंग कौन सी है, दैट इज ए बी, यस और नो, ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट प्लेस के लिए मैंने क्या बोला, परमुटेशन में फर्स्ट लेवल वन पे जब आप सॉल्व कर रहे हो
तो आपके पास चॉइस है कि फर्स्ट बॉक्स पे कौन सा आइटम है, ए भी बैठा सकते हो, बी भी बैठा सकते हो, सी भी बैठा सकते थे, राइट। मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल पे दिखाया, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब अगले लेवल पे मानिए, अगले लेवल पे मानिए, अब अगले लेवल का मतलब क्या है कि ए के बाद अब कौन बैठे, ए के बाद देखिए, ए के बाद बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है। तो बस बच्चा अब अगले पे पार्टिसिपेट कौन करेगा, बी। बी भी आंसर बन सकता है, सी भी। इधर इधर देखिए, इधर ए और सी, इधर ए और बी। अगर मान लीजिए इधर बी आंसर बना, तो बी ने बोला कि भाई मैं आता हूँ सेकंड प्लेस पे, तो ए भी मेरा आंसर बन जाएगा, बची हुई स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सी। ठीक है जी। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी मेरा आंसर बन जाएगा, बची हुई स्ट्रिंग हो जाएगी बी। यहाँ पे मेरा बी ए आंसर बन जाएगा, यहाँ पे बची हुई स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सी। यहाँ पे मेरा बी सी आंसर बन जाएगा और बची हुई स्ट्रिंग हो जाएगी ए। यहाँ पे मेरा सी ए आंसर बन जाएगा, क्योंकि पहले सी था, अब ए ने बोला कि सेकंड प्लेस पे मैं आऊँगा, तो यहाँ पे बची हुई स्ट्रिंग क्या होगी, बी। और अब सेकंड प्लेस पे बोला भाई मैं आऊँगा, और बची हुई स्ट्रिंग क्या होगी, ए। अब अगले लेवल पे बस सी सॉल्व होगा। देखिए लेवल्स, अगर सी ने बोल दिया, अब देखिए अगले लेवल पे जो बचा हुआ है वही सॉल्व होगा। दैट इज, देखिए ये बन गया ए बी सी, और अब होगी स्ट्रिंग एम टी। यहाँ पे बी सॉल्व होगा, इस पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे बी सॉल्व होगा, तो यहाँ पे बी सॉल्व होगा, तो ए सी बी आंसर पे आपका ए सी बी, और यहाँ पे बची स्ट्रिंग एम टी। और यहाँ पे सी सॉल्व होगा, तो ये हो गया बी ए सी। मैं दिखा देता हूँ फटाफट, स्ट्रिंग एम टी हो जाएगी। यहाँ पे बी सी ए, अब बी सी ए ने बोला भाई, ए ने बोला जो बची हुई वो रह गए करेक्टर, वो बोल रहे हैं मैं जो बचा हुआ वो तो मैं थर्ड पे ही आऊँगा। ठीक है जी, वो मैं थर्ड पे आऊँगा, सी ए बी। और यहाँ पे आ जाइए सी बी ए, और सब जगह स्ट्रिंग एम्प्टी होगी। जब पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस होगी आपकी, जब पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रोसेस होगी, तो आप देखिए आंसर पे जब आप आंसर को प्रिंट करेंगे, तो क्या 3 लेंथ के परमुटेशन बन गए हैं क्या? देखिए ये 3 लेंथ के परमुटेशन बन गए हैं क्या? बिल्कुल बन गए हैं। ये सी बी ए, देख लीजिए ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी ए बी, सी बी ए। इट मीन जब स्ट्रिंग की लेंथ जब ज़ीरो हो जाए, जब स्ट्रिंग की लेंथ ज़ीरो हो जाए, तो मैं अपने आंसर्स प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे भी मैं रिकर्जन अप्लाई कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो देखिए मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। सिंपली मुझे परमुटेशन निकालना है। देखिए कॉम्बिनेशन का कोड मैं नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि कॉम्बिनेशन और सब्सीक्वेंस में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। दूसरा, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी कि कोड दोनों के सिमिलर हैं। आप सब्सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग निकाल दीजिए, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ठीक है जी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड परमुटेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, परमुटेशन ही नाम दे रहा हूँ बस। तो एक स्ट्रिंग पास करा जाएगा पैरामीटर में, स्ट्रिंग एस टी आर, और एक स्ट्रिंग आंसर, जो मेरा आंसर प्रिंट करेगा, राइट, जिसमें आंसर होगा। ठीक है जी। अब देखिए पहले प्लेस के लिए किसने कितने करेक्टर के पास ऑप्शन है। मान लीजिए अगर चार, अगर मुझे ए बी सी डी का परमुटेशन निकालना होता, ए बी सी डी ई मान लेते हैं, तो पहले लेवल के लिए कि पहले प्लेस पे कौन आए, तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, क्योंकि हल्का सा अरेंजमेंट चेंज और एक वैलिड परमुटेशन बन गया। तो पहले लेवल पे देखिए, पहले पे तो ए भी आ सकता है। देखिए पहले पहले पे ए भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है, ई भी कर सकता है। ठीक है, बी सी डी ई। बट जैसी ए अपना आंसर पे आ गया, अब नेक्स्ट लेवल पे बस पता है बी सी डी ई पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि ए तो फर्स्ट पे आ गया, अब सेकंड प्लेस पे बी और सी डी ई आ सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए बी आ गया, तो यहाँ पे देखिए ए सी डी ही पार्टिसिपेट करेगा बस, राइट। और यहाँ पे अगर मान लीजिए सी आ गया, यहाँ पे अगर सी आ गया, तो अगले लेवल पे बस कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, ए बी डी ई। ये सी का मतलब क्या है कि सी ने बोला कि भाई मैं आऊँगा फर्स्ट प्लेस पे, पहले मैं बैठूंगा फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, तो बचे हुए सेकंड प्लेस पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ए बी डी। आप ये मान के चलिए भाई रेस लगी पड़ी है बैठने के लिए, फर्स्ट पे कौन बैठेगा। ठीक है, फर्स्ट पे किसी ने बोल दिया मैं बैठ गया, हमें तो पता नहीं है कौन बैठ सकता है, तो हम सारे पॉसिबल ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। तो रिकर्जन आपको पता है, एक और चीज़ आप सीखें यहाँ पे कि रिकर्जन, जब भी हमें ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना हो तो रिकर्जन हमारी हेल्प करता है, रिकर्जन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ। ठीक है जी, आई प्लस प्लस, कि पहले लेवल पे कौन कौन बैठेगा, पहले करेक्टर। मैंने निकाला कैर सी एच, कैसे,
str.char एट आई, राइट। ये मैंने निकाला और फिर मैंने क्या करा, अब आप सोच के देखिए, जब मैंने देखिए ए बी सी डी ई के लिए ही देखते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई के लिए देखते हैं। पहले लेवल पे मैंने बोला कि ए भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बी भी पार्टिसिपेट कर सकता है, सी भी पार्टिसिपेट कर सकता है, डी भी पार्टिसिपेट कर सकता है और ई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ए ने पार्टिसिपेट किया तो आंसर में ए जुड़ेगा, देखिए अभी ब्लैंक है, आंसर में ए जुड़ेगा और बची हुई स्ट्रिंग बी सी डी ई पास होगी। अब बी सी डी ई आपस में फाइट करेगी सेकंड पोजीशन पे कौन बैठेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए सी जुड़ा तो आंसर में सी आएगा और ए बी और डी ई पार्टिसिपेट करेगी। देखिए स्ट्रिंग का परमुटेशन मैं निकाल रहा हूँ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी मेरा कभी आंसर में आया, ठीक है, सी मेरा आंसर में आया तो ए बी डी ई मुझे पास करना है एज अ रिमेनिंग स्ट्रिंग। रिमेनिंग स्ट्रिंग अगले लेवल पे, रिमेनिंग स्ट्रिंग पे ए बी डी ई पास होना चाहिए, ए बी डी ई पास होना चाहिए। अब ए बी डी ई कैसे पास हो, हाँ अब आप सोच के देखिए, मैं काम करता हूँ, ये एक आईएथ कैरेक्टर है, आईएथ कैरेक्टर ने बोला कि भाई मैं आऊँगा, पहले मैं बैठूंगा, आईएथ कैरेक्टर ने बोला फर्स्ट लेवल पे मैं बैठूंगा, तो अगले लेवल पे ए बी डी ई पास होना चाहिए रिमेनिंग स्ट्रिंग एज अ रिमेनिंग स्ट्रिंग। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो अब देखिए अगर मैं सिर्फ ये कर दूँ स्ट्रिंग लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, मैं लेफ्ट पार्ट निकाल लूँ, कैसे लेफ्ट पार्ट निकाल लूँ, एस डॉट सब स्ट्रिंग, आप सब एस टी आर फंक्शन यूज़ कर सकते हो सी पी पी में, 0, अब पता है क्या ये आई, देखिए आप बोल रहे हो सी पी पी में आपको 0, i-1 तक पास करना होगा क्योंकि 0, i-1 इंक्लूडेड होता है, i-1 कैरेक्टर इंक्लूडेड होता है और जावा में क्या होता है ये एक्सक्लूडेड होता है, इसलिए 0, i पास करूँगा। तो 0, i जैसे ही पास करूँगा तो ये पता है क्या ए भी निकल जाएगा, लेफ्ट पार्ट पे पता है ए भी निकल के आएगा क्योंकि आईएथ कैरेक्टर यानी सी को तो ये इग्नोर करेगा। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग राइट पार्ट, देखिए अब स्ट्रिंग राइट पार्ट निकालिए, कैसे निकालेंगे राइट पार्ट, एस डॉट सब स्ट्रिंग, जावा में सीधा i+1 कर दीजिए, i+1 कि डी पास करना है ना आपको, डी डी और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग रिमेनिंग, रिमेनिंग कैसे क्या हो जाएगी, लेफ्ट पार्ट प्लस राइट पार्ट, यही तो होगी रिमेनिंग स्ट्रिंग। देखिए लेफ्ट पार्ट क्या आएगा ए बी और राइट पार्ट i+1 से लेके आगे तक, i+1 आईएथ करेक्टर ये है, i+1 से लेके आगे तक ये क्या निकाल के दे देगा डी ई। तो जब आप इसको प्लस करेंगे स्ट्रिंग में मैनिपुलेट करें तो ये क्या बना देगा ए बी डी ई। अब ये ए बी डी ई बना देगा, ये आपको आगे पास करना है रिमेनिंग स्ट्रिंग में। तो ठीक है जी, कैर सी एच आपने निकाला स्ट्रिंग लेफ्ट पार्ट, एल पी लिख देता हूँ, लेफ्ट पार्ट समझ जाइएगा। लेफ्ट पार्ट कैसे निकालोगे आप, एस डॉट सब स्ट्रिंग 0, i तक, सीपीपी में आपको i-1 तक पास करना है। स्ट्रिंग आरपी राइट पार्ट निकालोगे कैसे, एस डॉट सब स्ट्रिंग i+1 से लेके, राइट, i+1 से लेके। अब आप क्या करिए रिमेनिंग स्ट्रिंग, अगले लेवल पे आपको रिमेनिंग स्ट्रिंग भेजना है, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या हो जाएगा आपका एल पी प्लस आर पी, ठीक है। और अब आप परमुटेशन को कॉल कर दीजिए कि भाई ठीक है अब जा, अब तू अब आगे आगे का काम परमुटेशन तू करके ला, पहले मैंने काम कर दिया है, तू अब आगे का काम करके ला। और आंसर में क्या कर दीजिए, बताइए आंसर में क्या करना है, आंसर प्लस सी एच जो आपने करेक्टर निकाला है, देखिए ना, देखिए 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 आप आंसर में क्या करते थे, देखिए 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 ये आपका ब्लैंक आंसर था, इनिशियली ब्लैंक आंसर था। अगर आपका बी पार्टिसिपेट करता है आंसर में तो आपने क्या करा, आंसर में बी ऐड किया, आंसर में बी ऐड किया और ए सी को लेफ्ट पार्ट प्लस राइट पार्ट निकाल के आपने ए सी को रिमेनिंग स्ट्रिंग में भेज दिया, राइट। और आपको बेस केस भी पता है क्या, इफ एस टी आर डॉट लेंथ अगर आपका इक्वल टू 0 हो जाए तब आपको क्या करना है, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आंसर, सिंपली आंसर प्रिंट कर दीजिए। और देखिए अगर कभी आपको आंसर को यूज़ करना तो आप लिस्ट में भी स्टोर करवा सकते हैं, मैंने आपको कहाँ पे बताया था, सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग में, ठीक है, ये आप कर दीजिए। और आप यहाँ पे परमुटेशन को कॉल करिए, देखिए कि आपका परमुटेशन बनता है क्या, सारा 3 लेंथ का बनता है क्या, हाँ जी। देखिए यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, ए बी सी और एक ब्लैंक आंसर पास कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखिए, कुछ गड़बड़ करी है मैंने सिंपली, देखिए 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 पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग एस टी आर, स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत है, कितने एरर है, 3 एरर है, इसको सुधार लेते हैं 3 एरर को। पहला स्ट्रिंग की स्पेलिंग ठीक कर दी,
लेफ्ट पार्ट देखिए एस डॉट नहीं है, एस टी आर है। एस टी आर में से सब स्ट्रिंग निकालना, तो 3 एरर करेक्ट हो गए। तो देखिए ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ये 3 लेंथ के प्रिंट हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। देखिए यही प्रिंट करने था, अभी मैंने आपको क्या सिखाया? 3 लेंथ के प्रिंट करना सिखाया। अब अब मैं आपसे बोलता हूँ, ये तो आपने सिर्फ 3 लेंथ के प्रिंट करे। जब तक आपको प्रॉब्लम में ना बोला जाए, जब तक आपको प्रॉब्लम में ना बोला जाए कि टोटल परमुटेशन प्रिंट करने हैं, 2 लेंथ के भी, 1 लेंथ के भी, 3 लेंथ के भी, 4 लेंथ के भी, टिल एन लेंथ के तक के जितने भी दिए गए हैं, आपको टोटल परमुटेशन प्रिंट करने हैं, तब तक आपको क्या करना है? जितनी लेंथ की स्ट्रिंग है उतने ही लेंथ के परमुटेशन प्रिंट करने हैं, यानी जो अभी कोड लिखा वो वैलिड होगा। लेकिन कभी मान लीजिए कोई तेज बंदा आता है और वो बोलता है आपको कि भैया जी आपको टोटल परमुटेशन प्रिंट करने हैं। इंटरव्यू में मान लीजिए आया कोई तेज बंदा, उसने बोला आपको टोटल परमुटेशन प्रिंट करने हैं। एक लेंथ वाला परमुटेशन भी अब आप सोचोगे टोटल परमुटेशन क्या होते हैं? टोटल परमुटेशन, क्योंकि आप तो पढ़ के गए हो कि भाई ए बी सी का परमुटेशन क्या, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ये तो 3 लेंथ का है। लेकिन एक्चुअल में एक लेंथ का भी परमुटेशन वैलिड है, 2 लेंथ का भी परमुटेशन वैलिड है, 3 लेंथ का भी परमुटेशन वैलिड है ए बी सी के लिए, राइट? अगर कोई बंदा आता है तो वो आपसे बोलता है कि आपको टोटल परमुटेशन प्रिंट करने हैं, तो आप कैसे प्रिंट करोगे? देखिए अब यहाँ पे, अब आप गौर फरमाइए, जब आपने पहला लेवल सॉल्व किया था, तो पहले लेवल पे ये था आपका लेवल 2, ये था आपका लेवल 3। जब आपने पहला लेवल सॉल्व किया था, तो देखिए आपका एक एक लेंथ की स्ट्रिंग, एक एक लेंथ का परमुटेशन ए बी सी, एक एक लेंथ का देखिए ए बी सी बन चुका था। आपका ए बी सी बन चुका था। जब आपने दूसरा लेवल सॉल्व किया, तो आपने ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, दो दो लेंथ के परमुटेशन क्रिएट कर दिए थे, सी बी, येस और नो। फिर बाद में जब आपने थर्ड लेवल प्रोसेस किया, तो आपने 3 लेंथ के आपने प्रोसेस कर दिए, येस और नो। तो इट मीन्स बस एक हल्का सा चेंज करूंगा और आपका आंसर बन जाएगा। मैं क्या चेंज करूं? जस्ट एक बेस केस में चेंज करने की जरूरत है। देखिए अभी मैंने क्या लिखा है बेस केस, एस टी आर डॉट लेंथ अगर 0 हो जाए, तब जो आंसर में जो चीज़ पड़ी है ना, वो आप प्रिंट कर दीजिए। अभी तक मैंने ये लिखा है, यस और नो। अभी तक मैंने क्या लिखा है कि जो एस टी आर डॉट लेंथ 0 हो जाए ना, तो आप वो वाले प्रिंट कर दीजिए, जो जो जब आंसर जो बन रहा है। देखिए जब पहले पहले देखिए, पहले तो रिकर्जन इस तरफ के सॉल्व करेगा, पहले लेफ्ट कॉल, लेफ्ट कॉल, लेफ्ट कॉल। तो यहाँ पे देखिएगा एस टी आर डॉट लेंथ क्या हो गया 0, तो वो ए बी सी प्रिंट कर देगा, क्योंकि अभी हमारा आंसर में क्या है ए बी सी। तो ए बी सी रिकर्जन प्रिंट कर देगा। देखा आपको पता है, सबसे पहले लेफ्ट कॉल सॉल्व करता है, फिर जो सबसे टॉप की राइट कॉल होगी वो सॉल्व करेगा। यस, इस तरीके से रिकर्जन चलता है, हमें ये बात पता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो आपको ड्राई रन करना ईजिली आता है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी आप कोई सा भी लेवल सॉल्व कर रहे थे ना, पहले लेवल पे आपका एक लेंथ का परमुटेशन बना, दूसरे लेवल पे आपका 2 लेंथ का परमुटेशन बना, तीसरे लेवल पे आपका जब पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस कर गए तो आपका 3 लेंथ का परमुटेशन बना। ऐसी 4 लेंथ की होती तो चौथे लेवल पे आप पूरे स्ट्रिंग को प्रोसेस कर जाते, तो आपका 4 लेंथ का परमुटेशन बनता है, येस और नो। देखिए देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या चेंज करूं कि मेरे सारे लेवल के परमुटेशन प्रिंट हो जाए? जस्ट देखिए सिंपल एक चेंज करना है, क्या कि देखिए कि अगर मेरा आंसर डॉट लेंथ इस बार डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, अगर आंसर डॉट लेंथ अगर मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो भी बन रहा है वो आप प्रिंट कर दीजिए, आपका टोटल परमुटेशन बन जाएगा। इज दिस आर राइट कोड? अभी आप रन करके देखिए, ये आपका गलत कोड है, ये आपका टोटल परमुटेशन प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ एक एक लेंथ के प्रिंट करेगा। देखिए ए बी सी, अब ऐसा क्यों हुआ कि इसने ए बी सी, इस कोड ने सिर्फ ए बी सी ही प्रिंट किया एक एक लेंथ का, जबकि इसको सारे प्रोसेस करने चाहिए थे। इसने ऐसा इसलिए किया, मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखिए इसको कर लेते हैं दिस, ओके। और अब इस कोड को, आप इस कोड पे फोकस करिएगा, ठीक है। आपने पता है क्या किया? सबसे पहले परमुटेशन में आपको क्या मिला? ए बी सी मिला। आपने क्या करा? परमुटेशन पी लिखता हूँ, आपके मेन फंक्शन ने परमुटेशन को कॉल किया, ए बी सी को कर दिया कॉल, और यहाँ पे आ गया ब्लैंक, ठीक है। फिर आप आए, आपने देखा क्या आंसर, देखिए आंसर क्या, डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू 0 है क्या? वो बोलेगा नहीं अभी तो 0 है। हाँ तो आपने बोला ठीक है जी, एक काम करो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 पहले लेवल के लिए फाइट करो, एस टी आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। आपने क्या करा? एक फॉर लूप लगाया, कहाँ तक? ये पूरे एस टी आर डॉट लेंथ तक।
str पूरे डॉट लेंथ तक आपने फॉर लूप लगाया। पहले आई हुआ आपका 0, ठीक है? अभी अभी इस लेवल पे देखिए, बस इस लेवल वाली चीज़ मैं यहीं पे लिखूँगा। पहले आई आपका हुआ 0, आपने निकाला सी एच कैरेट आई आपका 0 है, एस डॉट कैरेट आई। अब जैसे ही करोगे इस लाइन, देखिए मैं लाइन नंबर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। आपने निकाला सी एच, क्या निकाला? लाइन 2 से आपने क्या निकाला? और इसको मैं बोलूँगा बेस केस, ये पूरे को मैं बोलूँगा बेस केस। आपने लाइन 1 से क्या निकाला? सबसे पहले निकाला ए, ठीक है? ए निकल गया। फिर आपने निकाला लेफ्ट पार्ट, 0 से आई तक, 0 से 0 तक आपका आया ब्लैंक। लेफ्ट पार्ट में आपका आया भी इनिशियली ब्लैंक, और राइट पार्ट में आपका आया क्या? i+1 तक, मतलब 1 से लेके पूरा, ये i+1 का मतलब क्या? 1 से लेके एंड तक, बिल्कुल राइट पार्ट में आपका क्या आएगा? BC, ठीक है? अब आपने क्या करा? रिमेनिंग में आपने BC को, ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जैसे ही ऐड किया तो आपका BC बना। फिर आपने कॉल कर दिया किसको? परमुटेशन। आपने किसको कॉल कर दिया? परमुटेशन। परमुटेशन रैम, रैम में क्या है आपका? BC, और आंसर में आपने ऐड कर दिया CH, दैट इज A। आपने ये ऐड कर दिया। फिर आपने अब टॉप के आपके ये आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका ये आ चुका है। आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे इसने बोला, क्या बोला? भैया क्या आंसर डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू 0 है क्या? उसने बोला यस भैया, ये आंसर डॉट लेंथ तो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर आपने क्या करा? आपने आंसर प्रिंट किया, दैट इज ए, और फिर आप इस लाइन से कर गए रिटर्न। आप तो वापस इधर आ गए। रिटर्न कहाँ पे करते हो? जिसने आपको कॉल करी आप उसको उस पर रिटर्न कर जाते हो। आप यहाँ पे रिटर्न कर गए, ठीक है? अभी आपने ए प्रिंट किया है। फिर जब आप इस पे रिटर्न कर गए तो आपने यहाँ पे देखा कि यार i=0 तक के लिए चला था, अब चलेगा i=1 के लिए। जैसे ही i=1 के लिए चला तो सी एच में आपने करवाया बी स्टोर। लेफ्ट पार्ट में आपका, लेफ्ट पार्ट में 0 से आई तक, 0 से 1 तक आपका आया ए, राइट पार्ट में आपका आया सी, और इन दोनों को रैम में जब आपने ऐड कर दिया आपका बन गया ए सी। और फिर आपने सिक्स्थ लाइन से आपने कॉल कर दी किसको? परमुटेशन। परमुटेशन ए सी कॉमा, आंसर में ऐड कर दिया आपने क्या? बी। अब आपने अब टॉप ऑफ द स्टैक पे ये है, ये तो देखिए ये यहाँ से आप रिटर्न कर चुके हो, यहाँ से आप रिटर्न कर चुके हो। इट मीन्स व्हाट? जब भी आप रिटर्न कर देते हो ये आप, ये कॉल्स आपकी सारी स्टैक में चल रही होती हैं, तो ये स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा, पॉप यानी हट जाएगा स्टैक से, ठीक है? अब अभी आप कहाँ पे थे? करंट लेवल इधर, और फिर आपने इसको कॉल कर दिया। फिर आपने पूछा क्या भैया आंसर डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू 0 है क्या? तो इसने बोला हाँ जी भैया, आंसर डॉट लेंथ तो डज नॉट इक्वल टू 0 है। आपने प्रिंट किया बी, हाँ, और फिर इस लाइन से देखिए, अगेन इस लाइन से आप फिर से रिटर्न कर गए इस पे। फिर आपने यहाँ पे चेक किया भाई i=0 और i=1 के लिए चल चुका है। अब ऐसे i=2 के लिए चलाओगे, i=2 के लिए चलाओगे तो फिर ये किसको कॉल करेगा? परमुटेशन ए बी। देखिए आपको पता है परमुटेशन ए बी, और आंसर में क्या ऐड कर लेगा? बोलेगा क्या भैया जी यहाँ पे अब आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे ये आ चुका है, ये भी पॉप आउट हो चुका है क्योंकि इसने रिटर्न कर दिया, ये भी पॉप आउट हो गया। अब इसने पूछा भैया क्या आपका परमुटेशन ए बी कॉमा सी, क्या आंसर डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू 0? इसने बोला यस भैया जी, तो इसने भी प्रिंट किया सी, हाँ, और ये भी कर गया रिटर्न, यानी स्टैक से पॉप आउट। अब इसने देखा भाई, इसने देखा कि यार देखिए ये फॉर लूप पूरा चल चुका है, इस ए बी सी के लिए फॉर लूप पूरा चल चुका है। जब आपका फंक्शन वॉइड होता है तो बाय डिफॉल्ट जावा यहाँ पे रिटर्न एज्यूम करता है, इवन सीपीपी भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिटर्न अज्यूम करेगा। तो वो देखेगा कि भैया ये ए बी सी का तो सारी लाइनें चल चुकी हैं, सारे कोड चल चुके हैं, तो ये ए बी सी भी क्या हो जाएगा? पॉप आउट। पॉप आउट, स्टैक से पॉप आउट हो गया। और इसने क्या प्रिंट किया अभी तक? ए बी सी। किस वजह से ए बी सी प्रिंट किया था? क्योंकि आप यहाँ से बार बार रिटर्न कर जा रहे थे, क्योंकि जबकि आपको आगे कॉल लगानी थी बी और सी के लिए, लेकिन आप किस लाइन से रिटर्न कर जा रहे थे? इस लाइन से आप रिटर्न कर जा रहे थे। इस वजह से ये आगे कॉल नहीं कर रहा था और आपका ए बी बी सी प्रोसेस नहीं हो रहा था। तो बस आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, इस रिटर्न को हटाओ। जैसे ही आप इस रिटर्न को हटाओगे, अब आप इसको रन करोगे तो देखिए अब आपका सारे आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे। देखिए गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्चुअल में 16 बनने चाहिए थे, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, ये ब्लैंक होगा यहाँ पे। हाँ, अभी एक्चुअल में 16 बनने चाहिए था आपके, राइट? बट आपका ब्लैंक वाला आपने बनाया नहीं। आप ब्लैंक वाला भी बना सकते हो कि जीरो जीरो आइटम सिलेक्ट करो और जीरो फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दो, दैट इज एक तरीका, विच इज़ ब्लैंक, राइट? तो अभी आपको मे भी समझ में आया होगा। अब आपने क्या करा, यहाँ से रिटर्न हटा दिया,
अब इसको इसको क्या एक बारी ड्राई रन कर लें क्या दोबारा से, अगर आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं पी नहीं लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन करना सीख लेते हैं एक बारी। वैसे तो ड्राई रन आपको, आपने मेरी वीडियो देखी होगी जंप गेम 2 की, तो मैंने फॉर लूप पे ड्राई रन करके दिखाया है उधर। ठीक है जी, ये हो गया आपका। ठीक, एक बार देख लेते हैं आपके मेन फंक्शन ने कॉल किया हुआ किसको, परमुटेशन ए बी सी को। आपके पास ए बी सी मिला, देख लीजिए देख लीजिए ये चलेगा कैसे, देखिए आपको परमुटेशन ए बी सी मिला। ठीक है, और अभी आपके पास आया ब्लैंक। अब जैसे ही कॉल हुआ, अब वो देखेगा क्या आंसर डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, तो बोलेगा जी भैया आंसर डॉट लेंथ तो डज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी नहीं है। तो ये किसको कॉल करेगा, पहले फॉर, इसको आपको पता है यहाँ पे फॉर लूप से 3 कॉल लगने वाली हैं। तो मैं पहले एक कॉल सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले एक कॉल सॉल्व करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, पी ए बी सी, पहले आई इक्वल टू जीरो के लिए क्या निकालेगा, आई इक्वल टू जीरो निकालेगा, दैट इज ए। पहले आई इक्वल टू जीरो चलेगा, फिर लाइन 1 से सी एच पे क्या स्टोर होगा, सी एच पे ए स्टोर होगा। फिर लेफ्ट पार्ट क्या है इसका, ब्लैंक, दैट इज आपको पता है अभी इनिशियली ब्लैंक है। फिर राइट पार्ट इसका क्या है, राइट पार्ट इसका आ जाएगा बी सी। फिर आप रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को ऐड कर दो, दैट इज बी सी। फिर आपने किसको कॉल कर दी, आपने कॉल कर दी परमुटेशन बी सी, और आंसर में आपने स्टोर करवा लिया ए। अब आप इस लेवल पे आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे ये आ चुका है। अब इसके लिए इनिशियली फिर से फॉर लूप चलेगा। अभी ये वाला जो फॉर लूप लिखा है मैंने, ये सिर्फ अभी किस वाले लेवल के लिए लिखा था, इस वाले लेवल के लिए लिखा था। तो अभी इसके लिए फिर से इनिशियली टॉप ऑफ द, पहले फिर से फॉर लूप चलेगा। पहले देखिए, पहले तो परमुटेशन कॉल होगा, परमुटेशन कॉल होगा तो बोलेगा क्या आंसर डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, बोलेगा जी भैया आंसर डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये ए प्रिंट करेगा। फिर ये क्या करेगा, फॉर लूप कॉल करेगा। फॉर लूप से किसको कॉल करेगा, इसके लिए सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो चलेगा। आई इक्वल टू जीरो के लिए तो सी एच में सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, इस बार बी आएगा। फिर लेफ्ट पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट पार्ट में फिर से इधर ब्लैंक रहेगा, इस केस में ब्लैंक रहेगा। राइट पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, राइट पार्ट में आ जाएगा सी। देख लीजिए ये आप कर लीजिएगा, रिमेनिंग में आपका क्या हो जाएगा, सी। आप किसको कॉल कर दोगे, परमुटेशन सी, और अब आंसर में क्या कर दोगे, ए बी। आपने अभी बी, फिर से वो देखिए क्या भैया आंसर आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, तो बोलेगा हाँ जी भैया आंसर डज नॉट, लेंथ डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आप ए बी प्रिंट करोगे, ए बी जैसी प्रिंट करोगे, फिर यहाँ से किसको कॉल करोगे, फिर सी के लिए। फिर यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी एम्प्टी, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी। फिर आप किसको कॉल करोगे, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी। अब स्ट्रिंग देखिए इस वाले के लिए तो आई इक्वल टू जीरो और एस टी आर डॉट लेंथ लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ होना चाहिए। तो आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन जीरो, ये कंडीशन तो फॉल्स होगी। इस पे तो फॉर लूप घुसेगा ही नहीं इस कंडीशन में। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट जावा क्या अज्यूम करता है, यहाँ पे रिटर्न लिखा होगा, तो वो क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। यहाँ से रिटर्न करने का मतलब क्या, ये पॉप आउट हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए चेक करेगा, भाई इसके लिए तो सारे फॉर लूप चल चुके हैं, तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा। अब पता है, लेकिन इसके लिए एक फॉर लूप चलना बाकी था, दैट इज सी के लिए, सी के लिए चलना बाकी था। तो ये परमुटेशन इसको कॉल करेगा। अब बचेगी बी, देखिए बचेगा बी, और ये ए सी निकाल के कर देगा। अब फिर वो पूछेगा क्या भैया, देखिए क्या डज नॉट आंसर डॉट आंसर का लेंथ डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो बोलेगा हाँ जी भैया, तो आप ए सी वो प्रिंट करेगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ये किसको, बी को कॉल कर देगा। यहाँ पे बी सॉल्व होगा, आपको पता है, आप निकालना एक एक करके निकालना ताकि आपका ड्राई रन स्ट्रॉन्ग हो। तो ये बी को कॉल करेगा, बी को कॉल करेगा तो ये पता है क्या कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्लैंक, और ये हो जाएगा ए सी बी। तो क्या आंसर डज डॉट लेंथ आंसर डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, तो बोलेगा हाँ जी। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा ए सी बी। देख रहे हो किस तरीके से प्रिंट कर रहा है, तो इसलिए ए सी बी प्रिंट करेगा। और फिर इसके लिए फॉर लूप जब चलना चाहेगा तो नहीं चलेगा फॉर लूप, क्यों, क्योंकि इसके लिए एस टी आर डॉट लेंथ की क्या हो गया, जीरो, और आई इक्वल टू जीरो जब चलना चाहेगा तो वो देखेगा आई लेस देन जीरो, तो ये तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो फॉर लूप में घुसेगा नहीं। तो जावा यहाँ पे क्या अज्यूम करता है कि इसके बाद फॉर लूप के बाद बाय डिफॉल्ट रिटर्न लिखा होगा, तो इससे वो रिटर्न कर जाएगा स्टैक से, यानी पॉप आउट हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। इसके लिए भी सारे फॉर लूप चल चुके हैं, तो अब ये रिटर्न होकर इस पे आ जाएगा। अब इसके लिए भी आई इक्वल टू जीरो आ रहा है, आई इक्वल टू वन चलना चाहिए था, अब ये रिटर्न होकर इस पे आ जाएगा। अब ये चलेगा बी के लिए, ठीक है, और ये बी से किसको कॉल करेगा, ए सी और बी को, आंसर में बी। फिर इस लेवल पे देखेगा टॉप ऑफ द स्टैक पर अब ये है, ये सारे पॉप आउट हो गए होंगे, ये जो ट्री है, ट्री जो ऊपर घटिया सब गंदी राइटिंग में मैंने लिखा है, ये सब पॉप आउट हो चुके होंगे। ठीक है, तो ए सी बी के बाद वो बी प्रिंट करेगा, फिर आगे कॉल करेगा। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से कॉल, लेकिन अभी हम देख लेते हैं क्या इसी तरीके से जिसने प्रिंट किया है क्या ऑर्डर, ए बी सी ए सी बी बी। देखिए देखिए देखिए, मतलब इट मीन्स क्या मैं सही ड्राई रन कर रहा हूँ क्या, देखिए
AB, ABC, AC, ACB देख B। इट मीन्स देखिए मैं जब ड्राई रन कर रहा था AB, ABC, AC, ACB, B, मैंने पूरा ड्राई रन करके नहीं दिखाया, लेकिन अभी हाफ ड्राई रन करके दिखाया है। इट मीन्स मेरा आउटपुट भी उसी ऑर्डर में आ रहा है जिस ऑर्डर में मेरा प्रिंट हुआ है। ठीक है जी। तो और कॉम्बिनेशन का कोड मैंने आपको करके नहीं दिखाया, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया एज इट इज सेम एज सबसीक्वेंस जैसे स्ट्रिंग में निकालते हैं। तो मे भी आपको समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन परमुटेशन में क्या डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन सबसीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम कोड जनरेट करेंगे, टोटल परमुटेशंस क्या होते हैं। अगर जब तक हमसे ना बोला जाए परमुटेशंस में हम कितने लेंथ का परमुटेशन निकालेंगे, जितना एज इट इज स्ट्रिंग लेंथ का सारे सारे एलिमेंट यूज़ करेंगे हम। सारे एलिमेंट जब तक हमसे ना बोला जाए कि टोटल परमुटेशन 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ, जब तक ना बोला जाए, जब तक जितने भी करेक्टर्स दिए हुए हैं हमारे स्ट्रिंग में, तब तक हम 4 लेंथ का ही निकालेंगे। अगर 4 दिया तो 4 लेंथ का, 5 दिया तो 5 लेंथ का स्ट्रिंग का परमुटेशन निकालेंगे, एन लेंथ का दिया तो एन लेंथ के परमुटेशन ही निकालेंगे। जो कि इससे पहले आंसर डॉट लेंथ, उसके लिए बस बेस केस चेंज होता था। क्या बेस केस चेंज होता था? एसटीआर डॉट लेंथ अगर इक्वल टू 0 हो गया तो आपको आंसर प्रिंट करना है और रिटर्न करना है। आपको पता है रिटर्न क्यों करना है। ठीक है जी। तो और अगर आपको बोल दिया जाए टोटल परमुटेशन 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ 5 लेंथ जितने भी लेंथ की दी है उतने टिल उतने लेंथ की, तो आपको इस तरीके से करना है। बस हल्का सा बेस केस चेंज करना है। आप दोनों कोड को ड्राई रन करिएगा, आप खुद से समझिएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है टोटल परमुटेशन। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में कोई भी डाउट नहीं है। और अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ इसको बार बार देखें, क्योंकि हम आगे 0-1 कॉम्बिनेशन, कॉइन चेंज परमुटेशन में इस कंसेप्ट को रिकर्जन में यूज़ करने वाले हैं। राइट। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।